हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बिल्कुल लाइव हूं आपके सामने और सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, हाँ या ना एक बार बता दीजिएगा। और अगर मेरी आवाज़ आ रही होगी तो सब कुछ सही है ना? और चलिए भाई, सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और भाई आज तो क्या है, दिवाली है, तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को, है ना, कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे। आप लोग जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, ढेर सारी खुशियाँ आपके घर में, ढेर सारी रोशनी हो आपके जीवन में। और आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। और सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, जय हिंद। चलिए देखते हैं आज का सेशन क्या कहता है। और बच्चों यहाँ पर आज पूरा का पूरा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। जो हमने पुराना करंट अफेयर्स पढ़ा रखा था, आज का पूरा यहाँ पे रिवीजन चलने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी महिलाएं, विवाहित अविवाहित महिलाओं को, है ना, गर्भावस्था के समय सप्ताह में सुरक्षित कानूनी गर्भपात की हकदार दिया गया है। तो कितने सप्ताह तक का जो प्रेगनेंसी था, या जिसको कि अगर हम बात करें गर्भपात का, कि अगर कोई, है ना, कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से, है ना, महिला प्रेग्नेंट होती है और उसे अबॉर्शन करवाना है बच्चों, तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कितना ये अधिकार दिया है कि यहाँ तक की जो महिलाएं हैं ये अब आप यहाँ पर क्या हो सकती हैं, एबॉर्शन करवा सकती हैं। तो बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? कितने सप्ताह तक की, है ना, कितने सप्ताह तक के प्रेगनेंसी को? तो बच्चों 24 सप्ताह हो जाएगा। क्या होगा? 24 जो वीक है ना, ध्यान रखेंगे, 24 जो वीक होगा बच्चों यहाँ पर 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी। ठीक है, 24 सप्ताह से कम, ध्यान रखना, 24 सप्ताह से 24 सप्ताह के लगभग। ठीक है, 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी तो को क्या करवाया जा सकता है, याद रखना, यहाँ पर गर्भपात करवाया जा सकता है। पहले ये कानूनी अधिकार कब तक का था? तो बच्चों 20 सप्ताह का था। कितने का था? 20 वीक का हुआ करता था, 20 सप्ताह का। अब इसे कितना कर दिया गया? 24 वीक कर दिया गया। और इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? DY चंद्रचूड़ कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? DY चंद्रचूड़ कमेटी बनाई गई थी। इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या होगा? DY चंद्रचूड़ कमेटी बनाई गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बस एक सेकंड का वेट करिएगा। देखेंगे यहाँ पर कौन सी कमेटी, DY चंद्रचूड़ कमेटी। नोट कर लीजिएगा कौन सी कमेटी रहेगी यहाँ पे, तो DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो कमेटी बच्चों, इनके रिकमेंडेशन, मतलब इनकी जो कह सकते हैं बेंच, चंद्रचूड़ जो बेंच थी ना, इन्होंने ये कह सकते हैं कि ये फैसला दिया। ठीक है, ये ऐतिहासिक फैसला किसने दिया है? तो याद रखना, DY चंद्रचूड़ ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया, इसे नोट करेंगे। ठीक है, और बच्चों ये क्या था? तो याद रखना यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, याद रखना, मेडिकल टर्मिनेशन नोट करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया बच्चों? बदलाव किया। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी एक्ट था, जो कानून था, इसमें इन्होंने, याद रखना, इसका हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि भाई साहब यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, महिलाओं के जो पहले 20 सप्ताह का अबॉर्शन का था, उसे बढ़ा के कितना कर दिया? 24 कर दिया गया, 24 सप्ताह। और बच्चों ये कानून कब पास किया गया था? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट ये 1971 में बनाया गया था। कब? 1971 में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हाल ही में ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 26 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो बच्चों देखो ये कौन सा हो जाएगा? ASI का मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ASI की स्थापना कब की गई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई थी। और ये किसने की थी? कनिंघम ने। ठीक है, किसने की थी? कनिंघम ने बच्चों इसकी स्थापना की थी। आर्कियोलॉजिकल की स्थापना किसने की थी? कनिंघम ने की थी। और कनिंघम ने ये कब की थी? तो याद रखेंगे आपके, कनिंघम ने किया था बच्चों। और ये कब किया था? तो ध्यान रखना, ये 1861 के दौरान किया था। और याद रखेंगे यहाँ पर पूछा क्या गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहाँ पर खोजा है? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 26 मंदिर है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 26 मंदिर और 26 गुफाएं कितनी हैं? 26 यहाँ पे मंदिर हैं और 26 बौद्ध गुफाएं हैं, जो कि कहाँ पर खोजी गई हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। कहां पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों 26 मंदिर और 26 गुफाएं हैं जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत इन्हें
खोजा गया है। कहां पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। और देखो कुछ यहाँ पर जैसे जल निकासी के लिए नालियां, ठीक है, क्या है, जल निकासी के लिए बच्चों नालियां, जो कि मतलब जल संरचना हम जिसे कहते हैं। बौद्ध स्तूप भी है, अभिलेख है, ठीक है, ध्यान रखना। 24 यहाँ पर क्या खोजे गए हैं? तो 24 अभिलेख खोजे गए हैं, ठीक है। 24 यहाँ पे अभिलेख हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है? ब्राह्मी जो लिपि है ना, तो बच्चों ब्राह्मी लिपि में इसे खोजा, क्या कह सकते हैं कि जो अभिलेख मिले हैं ये ब्राह्मी लिपि में 24 अभिलेख हैं। और 2 यहाँ पर क्या है? 2 याद रखना, यहाँ पे स्तूप हैं, बौद्ध स्तूप कितने हैं? 2 यहाँ पे याद रखना, बौद्ध स्तूप भी खोजे गए जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कहाँ पर आता? उमरिया जिले में। मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है ये? उमरिया जिले में इसकी खोज की गई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, याद रखना, यहाँ पर इसकी खोज की गई बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि बच्चों ये मधु वंश था, ठीक है, मघ वंश था। कौन सा? मघ वंश था। यहाँ पर कौन सा रहा होगा? मघ वंश का यहाँ पर रहा शासन, ठीक है। बांधवगढ़ क्षेत्र में किसका शासन रहा होगा? तो बच्चों एक मघ वंश था जो कि यहाँ पर शासन किया करता था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और राष्ट्रीय उद्यान भी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर? इसी उमरिया जिले के अंतर्गत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में चिपी हवाई अड्डे का नाम बदल के बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है? बैरिस्टर नाथ पाई, बताएंगे बैरिस्टर नाथ पाई, या फिर जिसका पुराना नाम क्या था? चिपी हवाई अड्डे का नाम बदल के बैरिस्टर पाई के नाम पर करने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य सरकार ने कहा है, ठीक है, ये किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है, बताइएगा। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हो, जल्दी से आप लोग सिलेक्शन लीजिए और आप लोगों के जीवन में भी ढेर सारी खुशियां, और जैसे कि दीपो, जैसे कि एक उजाला फैलता, वैसे आपके जीवन में भी उजाला रहे, है ना। ये हमारी आप लोगों से सभी के लिए दुआएं भगवान जी से हैं कि आप लोग जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। बताओ भाई, ये जो चिपी है ना, चिपी हवाई अड्डा, ये बच्चों कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले का। कहाँ का है? महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले का कौन है? चिपी हवाई अड्डा, जिसको कि बैरिस्टर नाथ के नाम पर कर दिया। बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर किसका नाम किया गया? तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले का, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जैसे औरंगाबाद, क्या नाम था? औरंगाबाद, इसका नाम भाई बदल दिया गया, ठीक है। औरंगाबाद का भी नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो याद रखना कि औरंगाबाद का नाम बदला गया, ठीक है, नोट करेंगे। किसका नाम बदल दिया गया? औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, औरंगाबाद का नाम बदल के क्या किया गया, बताइएगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे के नाम पर किया गया, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़े बेटे थे ना, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया औरंगाबाद का। और यहीं पर ध्यान रखना क्या आ जाता आपकी? एलोरा अजंता की गुफाएं यहाँ पर क्या स्थित है? तो एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो नोट करना आपके, ये है ना, ये आपके कहाँ मिल जाएंगे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत आपको क्या मिल जाएंगे? ये है ना, एलोरा और अजंता की गुफाएं मिल जाएंगी। बताओ भाई किसके नाम पर ये रखा गया, ठीक है, जो औरंगाबाद है ना, ये किसके नाम पर रखा गया है, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी में देखो ध्यान रखिएगा कि अभी आपको पता होगा एकनाथ शिंदे सरकार, यहाँ पर कौन सी मुख्यमंत्री हैं? एकनाथ शिंदे जी हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है बच्चों? तो याद रखना, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में, यहाँ के वर्तमान में ध्यान रखना, राज्यपाल की बात कर लेते तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। ये वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? तो याद रखना, भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर कौन आसीन है? भगत सिंह कोश्यारी जी है ना, मौजूद हैं वर्तमान में, सब राज्यपाल हैं। और साथ साथ में नोट करना, अभी इनका देखो, आपको पता होगा बच्चों कि इनके लिए अभी क्या था? अभी इनको चुनाव चिन्ह के लेकर के मतभेद था। क्या? चुनाव चिन्ह को लेकर के जो आपकी है ना एकनाथ शिंदे सरकार, और अगर बात करें उद्धव ठाकरे को लेकर के चुनाव चिन्ह जो कि निर्वाचन आयोग ने, जो कि तीर कमान था। क्या? तीर कमान, जो कि किसका था? याद रखेंगे, आपके शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था तीर कमान था, उसको लेकर के यहाँ पर मतभेद था, गतिरोध था, जिसको कि चुनाव आयोग के पास मामला गया था। तो उन्होंने एकनाथ शिंदे पर सरकार को, ठीक, एकनाथ शिंदे सरकार को क्या दिया? एक नया चुनाव चिन्ह दिया। इस पर लेकर के सिख भी कौन है? इसको लेकर के सिख भी काफी ज्यादा विरोध जता रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह किसको मिला? एकनाथ शिंदे सरकार को मिला है, वो भी किसको कौन उसको इस्तेमाल करता है? तो उसे सिख इस्तेमाल करते हैं। कौन करता है? तो सिख इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे।
चलिए बताइएगा, बहुत बढ़िया। तो बता दो भाई औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, ये आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बताएंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना, फुटबॉल डेवलपमेंट जो स्कीम है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इनमें से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस राज्य में इस योजना की शुरुआत की है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए यहां पर फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की गई है। बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो पेमा खांडू सरकार है, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू जी हैं। और पेमा खांडू सरकार ने, नोट करेंगे किसने, पेमा खांडू सरकार ने बच्चों यहाँ पर फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की, फुटबॉल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कि लोगों की रुचि कहाँ बढ़ रहा है, तो लोगों की रुचि फुटबॉल के क्षेत्र में हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिक्किम नहीं होगा, ना तो उड़ीसा होगा, ना ही पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाएं, ध्यान रखेंगे। आगे आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो हाँ एक चीज और याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि अगर आपसे पूछे जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1937 में की गई, ठीक है, ध्यान रखना। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब की गई, 1937 में। और इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। याद रखना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई, 1937 में की गई है। कब, 1937 में। हाँ एक चीज और याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो अरुणाचल के राज्यपाल कौन है, बी.डी. मिश्र जी हैं। कौन है, वी.डी. मिश्रा यहाँ के वर्तमान में कौन है, राज्यपाल हैं। ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा यहाँ पे नामदफा, कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये आ जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये आप लोगों के ना दिवाली ऑफर लेकर के आए हैं, ठीक है, क्या ये एग्जामपुर आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर लेकर आया है। तो इस दिवाली बच्चों ध्यान रखना, ये दिवाली सिलेक्शन वाली, तो आप लोग सभी को देख सकते हैं ना। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को, ठीक है, ध्यान रखना हैप्पी दिवाली आप सभी बच्चों को। और एग्जामपुर के कोर्सेज में यहाँ पर आपको 75% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करेंगे, किसका, दिवाली 75 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको याद रखेंगे 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी अभी कोर्सेज एग्जामपुर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 27 अक्टूबर तक, ये कब तक है, आज हो गई कौन सी, 24 अक्टूबर है, ठीक है, आज क्या है, 24 अक्टूबर है। और बच्चों ये कब तक के लिए चलेगा, ये याद रखना 27 अक्टूबर तक के लिए ये कोर्स वैलिड है। कब तक, 27 अक्टूबर तक के लिए कोर्स वैलिड है। तो दिवाली धमाका ऑफर है आप लोगों को भी ना, और सभी बच्चों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां आपको और आपके परिवार को भी हमारी तरफ से, हमारे पूरे एग्जामपुर परिवार की तरफ से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए तो किस बैंक ने हाल ही में उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार शुरू किया है, ठीक है, इनमें से बच्चों खुशियों का अभियान, खुशियों का त्योहार, ये उत्सव एक अभियान किस बैंक ने शुरू किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से किस बैंक ने शुरू किया है बताइएगा। चलो जल्दी से आंसर करके बताओ भाई कि इनमें से बच्चों खुशियों का जो अभियान है, खुशियों का जो त्योहार है, ये उत्सव अभियान किस बैंक ने शुरू किया है, ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो खुशियों का अभियान बच्चों ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। किसने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। और ये किसके लिए शुरू किया, लोन देने के लिए, ठीक है। अगर किसी को लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो उसको बच्चों ऋण कौन उपलब्ध कराएगा, तो याद रखना बैंक ऑफ बड़ौदा देगा। और किस नाम से शुरू किया, तो खुशियों के अभियान के नाम से इसकी शुरुआत की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, वडोदरा में है, ठीक है। इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर, वडोदरा में है, जो कि गुजरात के अंतर्गत आ जाता है। कहाँ पर, गुजरात के अंतर्गत ही आ जाता है, नोट करेंगे, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुंबई में है ना। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। और बच्चों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कहाँ पर है, तो याद रखना इसका पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो पुणे महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो बच्चों हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार को लॉन्च किया है, ठीक है, हैचबैक। इसमें होगा क्या कि 6 यहाँ पर याद रखना बच्चों, जो ये हैचबैक जो कार लॉन्च किया है, याद रखना यहाँ पर इसमें जो होंगे ना
इसमें जो कि आपके सेफ्टी फीचर्स को बढ़ावा देने की बात कही गई है, और साथ साथ में ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना इसमें नए नए फीचर्स जारी किए गए। तो पहले जो इलेक्ट्रिक हैचबैक कार जो लॉन्च की भारत में किसने लॉन्च की है, तो याद रखना ये टोयोटा ने लॉन्च की है। किसने, याद रखना भारत में किसने लॉन्च की है, तो बच्चों याद रखना ये है ना, सॉरी सॉरी एक मिनट, टाटा ने लॉन्च की। किसने, टाटा ने लॉन्च की, ठीक है, टाटा टियागो के नाम से, किस नाम से, टाटा टियागो के नाम से इसे लॉन्च किया, ठीक है, टाटा टियागो किस नाम से लॉन्च किया, टाटा ने लॉन्च किया, और ये टाटा टियागो के नाम से हैचबैक इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है, ठीक है, टाटा टियागो ने। साथ में नोट करेंगे टाटा के जो अभी वर्तमान में सीईओ हैं, तो ये कौन है, चंद्रशेखर नटराजन है। क्या नाम इनका है, चंद्रशेखरन नटराजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर नटराजन, हाँ याद नटराजन चंद्रशेखरन है ना, नटराजन चंद्रशेखरन, याद ना, एन चंद्रशेखरन इनको बोलते हैं, ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन, क्या नाम है, नटराजन चंद्रशेखरन, ये किसका नाम है, तो याद रखना ये टाटा के सीईओ नटराजन है ना चंद्रशेखरन। ये बच्चों वर्तमान में कौन है, तो याद ना कि सी चंद्रशेखर एन नटराजन की, सॉरी क्या बोलते हैं, चंद्रशेखरन नटराजन या फिर नटराजन चंद्रशेखरन बच्चों किसके सीईओ हैं, तो टाटा के सीईओ वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं। आगे बढ़ जाते हैं है ना, तो नटराजन चंद्रशेखरन याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और देखो भारत की पहली जो ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी थी, याद रखना बच्चों आपकी मारुति, यानी कि मारुति थी। और मारुति की स्थापना कब की गई थी, 1981 में गुरुग्राम में। कहां पर की गई थी, गुरुग्राम में की गई थी। किसके द्वारा, संजय गांधी, नोट करेंगे संजय गांधी जी के द्वारा, संजय गांधी जी के द्वारा। याद रखना मारुति की स्थापना कहां पर की गई थी, गुरुग्राम हरियाणा के अंतर्गत। कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर का नाम अब किस नाम से जाना जाएगा, क्या नाम कर दिया गया है, बताएंगे। उज्जैन का जो महाकाल कॉरिडोर है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो याद रहा महाकाल लोक हो जाएगा, क्या महाकाल लोक इसका नया नाम किया गया, क्या महाकाल लोक इसका नाम। और मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। अभी आपको पता होगा कि 11 अक्टूबर को कौन गया था, 11 अक्टूबर को मोदी जी गए थे। कहां पर बच्चों, तो याद रखना आपके उज्जैन गए थे, और उज्जैन जाकर के इन्होंने महाकाल लोक का यहाँ पर उद्घाटन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाकाल लोक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है, चलिए बताओ भाई जल्दी से। उत्तर प्रदेश की सबसे जो प्रदूषित नदी है ना, ये किसे घोषित किया गया, अभी ये रिपोर्ट आई थी ना, और इस रिपोर्ट में क्या होगा, हिंडन हो जाएगा। क्या, हिंडन जो नदी बच्चों, ये कहाँ, मेरठ और गाजियाबाद, कहाँ पर बहती है, तो नोट करेंगे ये आपके मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र में, ठीक है, मेरठ गाजियाबाद का जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी बहती है, तो हिंडन नदी बहती बच्चों। और ये जाकर किस में मिल जाती है, दिल्ली में जाकर के यमुना में मिल जाती है। किस में मिलती है, दिल्ली में जाकर के यमुना की सहायक नदियों में किसका नाम आता है, तो हिंडन का नाम आ जाता है। और यमुना की और सहायक नदियों में क्या क्या नाम आता है, तो आप याद रखना जैसे कि आपकी बेतवा, ठीक है, क्या है, बेतवा नदी होगी बच्चों, और चंबल, ये दो बड़ी नदियां हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की दो बड़ी नदियां हैं जो कि कहाँ जाके मिलती हैं, ये यमुना में जाकर के मिल जाती हैं। तो हिंडन हो गया यमुना, और चंबल की और बेतवा है ना, ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियां यानी कि ट्राइब्यूटरी हैं। अब देखो तो याद रखना यहाँ पर हिंडन को क्या घोषित किया गया है, सबसे प्रदूषित नदी ये उत्तर प्रदेश की घोषित की गई है, ठीक है। और याद रखना बच्चों उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, कहां पर, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में यहाँ पर रानीपुर, क्या नाम है, रानीपुर, नोट करेंगे रानीपुर में, रानीपुर यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्या बनाया जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाएगी। इसकी अधिसूचना किसने जारी की है, योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व का इसका एक है ना नोटिफिकेशन जारी किया है कि यहाँ पर बनाया जाएगा चित्रकूट के अंतर्गत। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार कब से यात्री कारों में 6 एयर बैग का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। 6 एयर बैग जो कि गाड़ियों में होता है ना, कि सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए, जैसे अभी साइरस मिस्त्री जी की मृत्यु हो गई, किसकी, साइरस मिस्त्री जी की मृत्यु हो गई, तो इन मामलों को देखते हुए बच्चों अभी वर्तमान में कितने एयर बैग बनाने की घोषणा की गई है, कितना एयर बैग ये दिए जाएंगे गाड़ियों के अंदर, तो देखो 6 एयर बैग दिए जाएंगे। कितने, अभी तक तो देखो 4 होते थे, कितने थे, अभी 4 एयर बैग होते थे, अब कितने एयर बैग होंगे बच्चों, ये 6 एयर बैग होगी, जो कि आपकी दुर्घटना, मतलब कि लोग जो दुर्घटना है उसमें की जो कैजुअलिटी होती है
उसे मतलब कह सकते हैं सीमित करने के लिए या फिर उसमें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 6 एयर बैग देने की बात कही गई है। तो ये जो स्कीम है ये कब से लागू होगी? 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2023, 24 या फिर 25? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए भाई। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों नोट करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 अक्टूबर 2023 से। कब से होगा? 1 अक्टूबर 2023 से जितनी भी अब गाड़ियां भारत में आएंगी, ठीक है, जितनी भी गाड़ियां, ठीक है, जितने भी व्हीकल बनेंगे भारत में, अब इनमें 4 व्हीलर, स्पेशली किसकी बात हो रही है? 4 व्हीलर्स की बात हो रही है। तो बच्चों इनमें अब कितने एयर बैग दिए जाएंगे? 6 एयर बैग इनको प्रोवाइड किए, इनमें इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 में भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर कितना हो गया? ठीक है, भारत का बच्चों जो विदेशी कर्ज है ना, इंडियाज एक्सटर्नल जो डेट है, यानी कि जो फॉरेन डेट की बात कर लेते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन डेट की बात कर लें, विदेशी कर्जा, ये बढ़ के कितना हो गया? 617 बिलियन डॉलर, 627 बिलियन डॉलर, या फिर 637 बिलियन डॉलर, या फिर 647 बिलियन डॉलर? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, और ये 3 महीने का आंकड़ा जो बताया गया, कब का आंकड़ा है ये? तो ये देखो रिपोर्ट जो जून की रिपोर्ट है, जून का मतलब कि अप्रैल से लेकर के जून, क्या है? अप्रैल से बच्चों ये जून की रिपोर्ट है। नोट करेंगे कब की रिपोर्ट है? 3 महीने की रिपोर्ट है ये, पहले क्वार्टर की। किसकी है ये? पहले क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर फर्स्ट। आपको पता होगा 4 क्वार्टर, पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 3-3 महीने के 4 हो जाएंगे, पूरे 12 महीने हो जाते हैं। तो अप्रैल से जून महीने की बात की जाए तो इसमें कितना बढ़ के हो गया? 617 बिलियन डॉलर। कितना है? 617 बिलियन डॉलर जो है ना, ये विदेशी कर्जा भारत के ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ये विदेशी कर्जा भारत के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो बहुत ज्यादा है। अभी आने वाले से पर देखो कितना होता है, और आगे बढ़ के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को जारी किया है। इसमें भारत की रैंक क्या है बताएंगे? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब कहने का कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी आई है? 40वें नंबर पर, 132वें नंबर पर, 150वें नंबर पर, या फिर 85th नंबर पर? बताओ भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये किसने जारी किया बच्चों? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्विक। ठीक है, वैश्विक है ना, ध्यान रखेंगे। नोट करेंगे क्या हो जाएगा, तो याद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक पहले इसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विश्व है ना, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। नोट करेंगे इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? तो आपको बच्चों ये याद रखना WIPO का हेडक्वार्टर। ठीक है, कहां पर? जिनेवा के अंतर्गत क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या है? ग्लोबल इनोवेशन में भारत कहां पर? 40वें नंबर पर। कहां पर है? याद रखना, भारत को बच्चों रैंक कहां पर मिली? तो 40वें नंबर पर इसकी भारत की रैंक आई है। ठीक है, कहां पर? 40वें नंबर पर भारत की रैंक है। और आप सब जानते हैं कि 150वें नंबर पर कहां था? तो नोट करेंगे आपका प्रेस फ्रीडम में। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नोट करेंगे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्या बोलेंगे? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक नोट करेंगे आपकी वो 150वें नंबर पर। कहां? 150वें नंबर पर। और बच्चों पर्यावरण में भारत कहां पर है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 नंबर पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इसमें भारत कहां पर? 180 नंबर पर आ जाता है। साथ में नोट करेंगे, अभी आपको पता होगा 107वें नंबर भुखमरी में कहां पर है? तो नोट करेंगे बच्चों, भारत जो है ना, ये भुखमरी में कौन से नंबर पर आया है? तो भुखमरी सूचकांक में 107वें नंबर पर है। ठीक है, कहां पर है? 107वें नंबर पर भुखमरी सूचकांक में कौन है? तो याद रखना आपको भारत इसमें कंडीशन में भारत की रैंक आई है। आइए MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन राज्य कर रहा है? बताएंगे। नेशनल जो SC/ST हब कॉन्क्लेव है,
इसका जो मेजबान है बच्चों कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बताएंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से फटाफट आंसर करके बताएंगे कि बच्चों जो SC/ST हब जो है MSME के लिए ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो नोट करना गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में नोट करेंगे। जो MSME हब है ना, MSME के लिए बच्चों जो नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव है ये कहाँ पर, तो गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना। अभी आपको पता होगा गुजरात में क्या हुआ संपन्न, तो 36वां राष्ट्रीय खेल क्या है, 36वां जो राष्ट्रीय खेल है, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया, गुजरात में किया गया। नैनो यूरिया प्लांट कहां पर है, तो नोट करेंगे नैनो यूरिया प्लांट ये कहां स्थापित किया गया, तो ये बच्चों आपके छत्तीसगढ़ में नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना की गई है। ठीक है, साथ साथ में ध्यान रखना जो आपका कौन सा मोढेरा, ठीक है, मोढेरा बच्चों, ठीक है, जो कि मेहसाणा में आता है, ये क्या हो चुका है 24/7 यहाँ पर बिजली उपलब्ध होगी। सौर ऊर्जा संचालित ये गांव हो गया। क्या, सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है कौन हो गया है, ये बच्चों मोढेरा हो गया, जो कि गुजरात के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर, गुजरात के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से मैं एक बार आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जामपुर ना आपने सभी कोर्सेज में ध्यान, एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में यहाँ पर 75% का अभी डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोग दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करिए और इस दिवाली के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पर 75% का डिस्काउंट पा सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 75% डिस्काउंट कितना एक बिग अमाउंट होगा आपका, जो कि डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर कितनी फीस है, अगर मान लेते हैं बच्चों की मान लो कि कितनी फीस है 1,000 रुपया। ठीक, एवरेज अगर देखा जाए 1,000, तो 1,000 में 75% का डिस्काउंट हो जाएगा, कितने का होगा, ये 250 रुपए का आपका कोर्स पड़ेगा। 250 रुपए में कौन पढ़ाता है बताओ। अभी आप लोगों ने गए होंगे मार्केट में ना, पटाखे वटाखे खरीद के लाए होंगे और 400-500 रुपए के तो पटाखे खरीद लाए होंगे, उससे कहीं ज्यादा ही ना कहीं, ये तो मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ कि 400-500 के पटाखे आप खरीद के लाए होंगे, इससे कहीं ज्यादा आप खर्च कर दिए होंगे किसमें, पटाखों में। तो आप लोग यहाँ पर एग्जामपुर का है ना, आप यहाँ पर एग्जामपुर में बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे 250 रुपए का ये कोर्स आप सोचो, अगर 1,000 रुपए का 75% डिस्काउंट दिया जाएगा, कितना एक बिग अमाउंट हो जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वैलिड रहेगा कब तक, 27 अक्टूबर तक। कब, 27 अक्टूबर तक के लिए बच्चों ये वैलिड होगा, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो आपको तमाम सारा सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तमाम जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे कवर कराए जाएंगे। MPG को छोड़ करके सारा सब कुछ इसके अंदर कवर करा दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं। तो बच्चों आप अपने दोस्तों को बताइएगा और इस दिवाली यानी कि जो आज अपना दिवाली के पावन पर्व पर आप इसका बेनिफिट, इसको ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पुल्लम पारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है, किस राज्य में है ये डिजिटल पंचायत हो गई पुल्लम पारा। आप लोग इसका आंसर करके बताइएगा क्या होगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, बताएं। बताइए भाई। आइए देखते हैं। तो पुल्लम पारा बच्चों कहां पर है, केरल राज्य के अंतर्गत। कहां पर, पुल्लम पारा, नोट करेंगे केरल राज्य के अंतर्गत क्या है। तो ये बच्चों आपकी पहली डिजिटल पंचायत हो जाएगी, जो कि कहां पर, केरल राज्य के अंतर्गत। इसी केरल में ध्यान रखना 100% जो डिजिटल, ठीक है, 100% जो डिजिटल बच्चों आपका एजुकेशन, 100% डिजिटल एजुकेशन देने वाला जो राज्य बन गया। ठीक है, 100% डिजिटल एजुकेशन देने वाला जो राज्य बना है, कौन बना है, तो याद रखना आपका केरल बन गया। कौन है, केरल बन गया है। और बच्चों यहाँ पर डिजिटल याद रखना, हाई कोर्ट भी यहाँ पर क्या हो चुकी है कि जो डिजिटल पूरा का पूरा जो केरल हाई कोर्ट है पूरा क्या हो चुका है, ये डिजिटल हो चुका है। ठीक है, और 100% लिटरेसी, आप सभी को पता है कि जो साक्षरता दर है, ठीक है, क्या साक्षरता जो दर है ये किसकी सबसे ज्यादा हो गई है, यानी कि 100% बच्चों साक्षर राज्य कौन है, तो नोट करना 100% जो साक्षरता वाला राज्य है कौन है आपका,
केरल हो गया, ठीक है। क्या कौन है? केरल आपका 100% याद रखना, ये साक्षर वाला राज्य हो गया। साथ में आप सभी को पता ग्राफीन, ठीक है। ग्राफीन बच्चे टेक्नोलॉजी के लिए है ना। तो ग्राफीन जो नवाचार केंद्र, क्या ग्राफीन जो नवाचार केंद्र है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र नोट करेंगे, ये केरल में स्थापित किया गया। कहां पर? केरल में स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में देखी गई? विदेशी पर्यटकों की जो संख्या है हाल ही में किस राज्य में सबसे ज्यादा देखी गई है? गोवा, केरला, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? बताएंगे विदेशी जो पर्यटक हैं इनमें से किस राज्य, और ये घटना कब की बताई जा रही है? 2021 में, यानी कि 2021 का जो पूरा दौर था ना, इसमें सबसे ज्यादा पर्यटक जो हैं ये किस राज्य में आए हैं? बताओ भाई, किसका क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, इसका क्या होगा राइट आंसर बता दीजिएगा। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या महाराष्ट्र बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1.25 मिलियन कितना हो जाएगा? 1.25 मिलियन इतने विदेशी कहाँ घूमने? विदेशी पर्यटक नोट करना, इतने विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र घूमने आए हैं। कहां पर? महाराष्ट्र घूमने इतने विदेशी पर्यटक आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन था? जो 36वें राष्ट्रीय खेल बच्चों गुजरात में आयोजित किए गए थे, इनमें बताएंगे कि जो ध्वजवाहक थे इनमें से कौन था? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, अनु रानी या फिर निकहत जरीन? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका क्या होगा राइट आंसर? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनु रानी हो जाएगा। क्या? अनु रानी। यहाँ पर भारतीय जो है ना, जो ध्वजवाहक था राष्ट्रीय 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन था? तो अनु रानी बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अनु रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना इसका शुभंकर क्या रखा गया था? तो शुभंकर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि शुभंकर इसका सावज, सावज का मतलब क्या होता है? सावक होता है, ठीक है। ये गुजराती में है और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सावक बोलते हैं। और सावक का मतलब क्या होता है? शेर का बच्चा, ठीक है। याद है सावक क्या होता है? जो शेर का बच्चा होता है बच्चों से सावक बोलते हैं। तो याद रखना अनु रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मीराबाई चानू देखो याद रखना, जैसे अगर हम बात कर लें कि पीवी सिंधु कहाँ थे, तो पीवी सिंधु बच्चों याद रखना आप लोगों को पता होगा कि पीवी सिंधु ये कहाँ पर थे? आपके ओलंपिक खेलों में, ठीक है। पीवी सिंधु की बात करें बच्चों तो कहाँ पर थी? तो याद रखना पीवी सिंधु के बारे में आपने पढ़ा होगा कहाँ पर? तो कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक में नहीं। ओलंपिक में तो कौन था? तो आपके याद रखना ओलंपिक का जो इनॉग्रेशन में था, तो ओलंपिक के इनॉग्रेशन में कौन था? तो जैसे अगर हम बात कर ले तो मनप्रीत सिंह, जो हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, वो थे। और ध्यान रखना पीवी सिंधु कहाँ रही हैं? तो राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में कौन था? तो याद रखना आपकी पीवी सिंधु यहाँ पर ध्वजवाहक रही है, ठीक है। क्या कौन रहा? ध्वजवाहक कहाँ पर थे? तो कॉमनवेल्थ गेम में बच्चों याद रखना आपके ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु थे। और दूसरे कौन थे? हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत भी थे। कौन थे? मनप्रीत भी याद रखना, ठीक है। मनप्रीत सिंह भी कहां पर थे? तो याद रखना ये राष्ट्रमंडल खेलों में। कहां पर? राष्ट्रमंडल खेलों में। और निकहत जरीन और अचंता शरद कमल ये समापन में थे। अचंता शरद कमल, ठीक है। अचंता शरद कमल ये कहां थे? तो राष्ट्रमंडल खेलों में नोट करना, ये क्लोजिंग में, ठीक है। ये कहां पर थे? समापन में। समापन में कौन था? तो निकहत जरीन थी और अचंता शरद कमल थे। और उद्घाटन में कौन था? तो उद्घाटन में नोट करेंगे आपके पीवी सिंधु थे। कौन थी? पीवी सिंधु थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छ भारत 2.0 का दूसरा चरण कब से शुरू होगा? बताएंगे स्वच्छ भारत, ठीक है। स्वच्छ भारत बच्चों का, स्वच्छ भारत का दूसरा जो चरण है ना, ये कब से शुरू होगा? इसके बारे में क्या होगा बताइएगा, ठीक है। स्वच्छ भारत का जो दूसरा चरण है ये कब से शुरू होगा बताइएगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। 1 अक्टूबर 2022, 1 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 या फिर 1 जनवरी 2023? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना बच्चों ये कब से शुरू हो रहा है? 1 अक्टूबर 2022 से स्वच्छ भारत 2.0 का दूसरा चरण यहाँ पर शुरू किया जाएगा। कब से? तो याद रखना आपके 1 अक्टूबर 2022 से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के बच्चों किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? जंगल सफारी, वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी, ये भारत में कहां पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य हो जाएगा। क्या? हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे कहां पर होगा? हरियाणा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है कि ये कहां स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। देखो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल जी हैं। कौन इनका नाम है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर ये वर्तमान में क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
और राज्यपाल के पद पर कौन आसीन है? तो राज्यपाल में नोट कर लेना यहाँ पे बंदारू जी हैं। क्या नाम इनका है? बंदारू दत्तात्रेय। बंदारू दत्तात्रेय ये कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे आपके ये राज्यपाल है कहाँ के? हरियाणा के। यहाँ पे दो नेशनल पार्क और हैं, एक तो कालेश्वर नेशनल पार्क है। क्या नाम है? तो कालेश्वर नेशनल पार्क बच्चों आपके हरियाणा में है। दूसरा नोट करेंगे यहाँ पर आ जाता है कौन सा? सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये भी आपके हरियाणा राज्य के अंतर्गत सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। और कुरुक्षेत्र आप सभी को पता है, कुरुक्षेत्र कहां पर बच्चों? ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र आता है जहां पर महाभारत हुई। साथ साथ में इसी कुरुक्षेत्र में क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा। किसका है? शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर स्थित है? तो नोट करेंगे शेख चिल्ली का मकबरा ये आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा है। और मोदी जी देखो हिमाचल प्रदेश में भी क्या हुआ? चौथे वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, चौथी जो वंदे भारत ट्रेन है इसका इनॉग्रेशन कहाँ से किया है? दिल्ली से ऊना के बीच में। कहाँ पर? दिल्ली से बच्चों ऊना। ठीक है, ये ऊना कहाँ पर आता है? हिमाचल प्रदेश में ऊना आ जाता है। यहाँ के बीच में चलाई जाएगी। और पहली कहाँ चली थी? तो पहली दिल्ली से बनारस चलाई गई थी, दूसरी दिल्ली से कटरा यानी कि माता वैष्णो रानी के दरबार में, और तीसरी बच्चों याद है चौथी जो चलाई गई तो अभी ऊना के बीच में चलाई गई। कहां पर? ऊना के बीच में ये चलाई गई है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बच्चों फिर आज सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, आज यहीं पे सेशन को ओवर करते हैं। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और ध्यान रखेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं जल्दी से कि बच्चों जो ये ऑफर अपना चल रहा है ना, ये जो ऑफर चल रहा है ध्यान रखना, दिवाली ऑफर, इसमें जरूर आप लोग लीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, है ना। तो इसे शेयर कर देना और दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलेंगे। टेक केयर बच्चों, बाय बाय। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।